हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा जो 19 तारीख के क्वेश्चन बाकी थे, आपको बता दें आज तो 21 तारीख है, कल संडे था तो संडे को आंसर राइटिंग हमने नहीं किया। तो 19 तारीख के जो 3 क्वेश्चन हमारे जो आंसर राइटिंग के रह गए थे, थोड़ा काम की वजह से लेट हो गया, तो आज हम उनको क्या कर रहे हैं आपको बता दे रहे हैं आंसर। तो देखिए, जो पहला हमारा डेली का मेन फॉर्म राइटिंग चलता है और ये आप समझिए आपका मंडे टू आपका सैटरडे डेली आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं, जीएस पेपर सेकंड का है और जीएस पेपर सेकंड में जो पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के शासन के लिए नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में सामाजिक न्याय और कल्याण नीतियों को आकार देने पर उनके प्रभावों के आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। एक चीज़ आप समझिए, इसमें डीपीएसपी के बारे में बताया जा रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन देखो, सब लोगों ने पढ़ा होगा, राज्य के निर्देशक, थोड़ा सा इसका बॉडी बना देना, जो इंट्रो दिया जाता है थोड़ा सा दे देना, उसके बाद बॉडी में डायग्राम वगैरह बना देना और लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन लिख देना, बस आपका डायग्राम हो गया क्वेश्चन। और यकीन मानो जो क्वेश्चन आंसर है ना, बिना क्वेश्चन आंसर के आपकी नैया पार नहीं होनी है। तो प्रयास करिए डेली का डेली 2 या 3 क्वेश्चन करते रहिए, बस 1 घंटा लगता है पूरा। आप जितने भी 8 घंटे देते हैं केवल 1 घंटा दीजिए इसमें, और अपने आप आपके क्या है आंसर राइटिंग हो जाएगा। चूँकि प्री आपने देखा 7 से 8 दिसंबर बताया जा रहा है, और आपने देखा इसके बाद क्या होगा आपका फरवरी तक, लगभग 1 या 1.5 महीने या 2 महीने, 2.5 महीने से ज़्यादा समय आप समझ लीजिए, फरवरी या मिड मार्च तक आपका मेंस हो जाना है। और उस मेंस में आपको बहुत सारे तैयार करने हैं पेपर, ऐसे हो गया हर चीज़। तो हम लोग धीरे धीरे अभी से, हम अगर 4 पेपर और लास्ट के 5-6 पेपर तैयार कर लेंगे तो हमारा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो इसमें देखो, जैसे डीपीएसपी आ गया तो एक लाइन में बता देते हैं, भारत के जो संविधान का जो भाग 4 है 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में बताया गया, क्योंकि इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। देखो, और नहीं बताना कि ये कहाँ कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड ने कहाँ से लिया, ये क्या क्या करते हैं, चूँकि सब आपको एग्जामिनर को मालूम है। बस हमें ऐसे मेन मेन पॉइंट बता देना जो हिट करें। अब देखिए, इनके तत्वों के बारे में क्या क्या कर देते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस मैंने बताया कि निदेशक तत्व, आपने देखा होगा यहाँ पर क्या करते हैं, नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं। तो नैतिक ढांचा कैसे, क्योंकि इनका अधिकार किसके पास होता है, सरकार के पास होता है, यानी राज्य के पास होता है। और इसीलिए ये राज्य क्या करता है, नैतिक ढांचा प्रदान करने के लिए कई सारे कदम उठाता है। जैसे आपने देखा होगा, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन, बेरोजगारी में कदम, जैसे मनरेगा वगैरह हो गया, आर्टिकल 41, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, 42वां अमेंडमेंट या 39 का ए भी हम लोग कह सकते हैं, समान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना 41 में हो गया, महिलाओं की सुरक्षा आपने देख लिया, प्राकृतिक एवं पशुपालन का आर्टिकल 48 में आ गया। तो ये सब चीज़ें कौन करता है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देता है, आपने देखा होगा। तो ये निदेशक तत्व तो नैतिक ढांचा प्रयास करता है। इसके अलावा अगर स्वतंत्रता की बात करें, देखो कल्याणकारी योजनाओं में बहुत सारे आकार लाए गए, जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुनिश्चित करना, सरकार कदम उठाती रहे, जैसे बसें चलवा रही है तो आपके मौलिक अधिकार परिवहन है कि नहीं। राज्य में कोई कानून बनाते समय डीपीएसपी को जरूर ध्यान रखा जाता है कि आपने देखा डीपीएसपी जैसे कोई होता है कि मूल अधिकारों का क्या हो, हनन न हो। डीपीएसपी राज्य में सकारात्मक रवैया प्रस्तुत करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। उसके बाद अन्य आपने देखा होगा, इसके अलावा कुछ जो डीपीएसपी होता है कुछ निर्देशक, तो जैसे आपने देखा होगा गांधीवादी सिद्धांत। अब गांधीवादी हो गया, समाजवादी हो गया, उदारवादी हो गया, ये आपने पढ़ा होगा, 3 सिद्धांतों में बांटा गया है। जैसे गांधीवादी सिद्धांत के थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख दो, ग्राम पंचायत हो गया, कुटीर हो गया, सहकारी समितियां और SC ST कमजोर वर्गों का संरक्षण, ये गांधीवादी आर्टिकल लिख दिया। इधर समाजवादी में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो गया, लोक सहायता हो गया, काम की न्याय संगत दशाएं हो गई, लोक पोषक तत्व हो गया, है कि नहीं। उदारवादी में मैंने थोड़ा सा लिख दिया, देखो उदारवादी में क्या लिख दिया है, समान न्याय संहिता क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता, शिक्षा का अधिकार हो गया, कृषि एवं पशुपालन हो गया, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन हो गया। तो कुछ भी आपका कठिन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं, कंटिन्यू आपको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। मैंने बताया था 100 कदम चलने के लिए आपको 1 कदम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, और ज़रूरी नहीं कि आप एक पहले कदम से ही 80 की स्पीड पकड़ लें, समझ रहे हो कि नहीं। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको 100 कदम पहुंचना है तो आपकी स्पीड 1 2 3 4 धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसी में भी आपके पहले 1 घंटा लग सकता है, 1.5 घंटा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे 100 कदम पहुंचने के लिए हमारी पहले स्पीड हमने देखा होगा तुरंत स्पीड नहीं होती है। धीरे धीरे हम 1 से शुरुआत करेंगे तब 100 पहुँचेंगे, और कोई भी आपका कदम होता है शुरुआत से ही स्टार्ट होता है। आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देते हैं जीएस पेपर 3 का। इसमें क्या, ये प्रमुख क्रॉप्स के बारे में बताया गया है, 19 अक्टूबर का ये है आपका। देखिए
उच्च उपज फसलों पर ध्यान केंद्रित करने से भारत की कृषि जैव विविधता तथा स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ा। कृषि के प्रति दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले उपायों को सुझाइए। देखिए जो उच्च उपज है, हाई वाइल्डिंग वैरायटीज है ना, आपने देखा होगा ये कब लाई गई थी, 1960 के दशक में। और 1960 के दशक में हरित क्रांति लागू होने पर कुछ फसलों को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है ना। क्या किया गया था, कुछ फसलों को प्राथमिकता, जिसका तात्कालिक प्रभाव क्या सकारात्मक पर दूरगामी परिणाम लाभकारी नहीं सिद्ध हुआ। तात्कालिक प्रभाव क्योंकि उस वक्त भुखमरी थी तो गेहूं आ गया था, मैक्सिकन गेहूं, तो आपने देखा होगा कि कई सारे खरपतवार भी आ गए, लेकिन वहाँ पर हमारी जो भूख की प्रॉब्लम थी वो हमारी भुखमरी दूर हो गई। और आपने देखा होगा जो उपज थी वो हमारी अधिशेष में पैदा होने लगा, यानी कि हमारे खाद्यान्न के ज़्यादा होने लगा। अब एक चीज़ समझते हैं, उच्च उपज वाली फसलों में क्या क्या होता था। देखो अब इनमें से अधिक खाद की आवश्यकता पड़ने लगी और जल की आवश्यकता पड़ने लगी, तो ये क्या होने लगा, परिणाम स्वरूप भूमि क्या हो गई, बंजर हो गई, भूल जल स्तर गिरने लगा। क्लियर हो गया। दूसरे नंबर में फसल चक्र में परिवर्तित आ गए, चूंकि जैसे मान लो गेहूं सबसे ज़्यादा होता है तो गेहूं में लाभ मिलने लगा तो सब किसान गेहूं बोने लगे। तो अन्य फसलों में क्या हो गया, वो ध्यान न देने लगे, तो फसल चक्र में परिवर्तन आ गया। दूसरा आपने देखा होगा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया, कीट पतंगों का मृत्यु आपने देखा होगा, पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया, प्रभावित हो रहा है। आ गया ना समझ में, पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो रहा था, इससे प्रभावित हो गया। स्वास्थ्य समस्याएं देखो, आपने देखा होगा कीटनाशक पदार्थों का निर्माण करने से, आपने कीटनाशक पदार्थों का यूज करने से क्या होने लगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगी, है कि नहीं। कीट पतंग मान लो जैसे आपने देखा होगा खाद्य श्रृंखला आपने देखा होगा वो प्रभावित हो गई। उधर आपने देखा होगा जैव विविधता में जो चक्र होता है आपने देखा वो भी प्रभावित हो रहा था, है कि नहीं। अब जैसे इसमें क्या है, हालांकि दृष्टिकोण में क्या करना चाहिए, जैसे हमारे जो जैविक खेती इसको प्रोत्साहन करना चाहिए, मोटा अनाज उगाने पर प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट क्षमता ज़्यादा हो। मोटे अनाज पर सरकार को सब्सिडी भी देना चाहिए, सरकार को फसल चक्र अपनाने पर, और जैसे फसल बीमा योजना हो गया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो गया, ये सभी चीज़ों को आप मेंशन इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट का है, जनसंख्या संबंधित मुद्रा है ठीक है ना। जनसंख्या और संबंधित क्वेश्चन है, जनसंख्या कौन से जीएस पेपर फर्स्ट का है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं भारत में लिंग चयन, ठीक है ना। आपने देखा होगा भारत में जो लिंग चयन है गहरे व्याप्त रूप में लैंगिक पूर्वाग्रहों और महिला जीवन के अवमूल्यन को दर्शाता है। तो आपने देखा लिंग चयन की बात आ रही है ना, यानी कि भ्रूण में जो बच्चे मार डाले जाते हैं, आपने देखा होगा अगर लड़की है तो मार दिया जाता है, तो इसके बारे में बताया गया है। और भारत में लिंग चयन की प्रथा संचालित करने वाले कारकों तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण कारकों पर चर्चा करना है। देखिए इसमें लिखा जा सकता है तो बढ़िया, आपको कुछ नहीं है, बस थोड़ा समाज के बारे में लिख लेना, बस आम्फा राइटिंग बढ़िया हो जाएगा आपका। वही मैंने बताया आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपका इंट्रो दे देना, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बॉडी बना देना, और लास्ट में वे फॉरवर्ड में या आपके कंक्लूजन में कुछ भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। देखिए जो आपके लिंग चयन का है ना, तो प्राचीन समय से ही चाहे मातृसत्तात्मक हो या पितृसत्तात्मक रहा है भारत। मातृ जैसे हड़प्पा पीरियड हो गया, पितृसत्तात्मक जैसे वैदिक पीरियड हो गए, परंतु वर्तमान में क्या है, पुत्रमोह की चाह क्या कर रही है, महिलाओं की स्वतंत्रता को क्या कर रही है, बाधित कर रही है। आ गया। हालांकि कुछ महिला वर्ग इसका सपोर्ट करता है, कुछ बार तो कई बार तो ये भी कहा जाता है क्यों लिंग चयन को आपने देखा वो महिला ही महिला का सपोर्ट करती है। इसमें तो बताया गया है कि महिला ही महिला क्या है, शोषक है, एक महिला ही दूसरे महिला का हनन करती है। वर्तमान समय में लिंग चयन के मामले में महिला जीवन में गिरावट आ रही है। देखो महिलाएं अपना डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, क्यों, क्योंकि इसके पीछे कई सारे कारण है। तो कारण बता दिए गए, जैसे प्राचीन रूढ़िवादी कारण विचारधारा हो गई, साक्षरता में कमी हो गई, शिक्षा और जागरूकता का अभाव हो गया, अंधविश्वास हो गया, बेरोजगारी, ये थोड़ा आपने देखा होगा, और कई सारे धार्मिक तत्व हैं, है कि नहीं, जो इसको लिंग चयन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि पहले पुत्र प्राप्ति हो। और उसके बाद आपने देखा अभी क्या है, मेडिकल व्यवस्था भी आपकी उन्नत हो गई, जैसे अल्ट्रासाउंड से प्रसवपूर्ण क्या होता है, लिंग परीक्षण कर लिया जाता है, और तात्कालिक प्रभाव क्या होता है, गर्भ में शिशु या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। सरकार ने प्रतिबंध भी लगाए हैं लोगों के बीच, जैसे हमने देखा होगा, और लोगों के बीच जागरूकता भी फैलाया है कि कानूनी अपराध है। आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता डॉक्टरों का, बेटा बेटी एक समान हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, कई सारे महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, है ना। तो ये 19 तारीख का है, आप लोग इसको देख लेना। उसके बाद आज 21 तारीख है, 21 तारीख के आंसर हम आपको क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ ही आज मिलने जाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो लगे रहिए आप, कंटिन्यू बेस्ट है, ठीक है, बढ़िया से आप करिए, ठीक है। थैंक यू।